वेलकम टू डेली फैक्ट द हिंदू एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू में मेंशन थे। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ, प्लस साथ में हमारा फोकस है क्विक रिवीजन की तरफ। सोर्सेज में न्यूज़पेपर्स यानी कि द हिंदू और गवर्नमेंट साइट्स को हम फॉलो कर रहे हैं। प्लस अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या आप हमारे साथ किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 के बारे में। अगर हम बात करें टोटल विनर्स की तो वो है 24। और डोगरी लैंग्वेज में किसको मिला है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी जो है वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑनर की तो ये एक्सेप्शनल लिटरेरी अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशंस के लिए दिया जाता है। इसको बनाया गया है 1954 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर जो है वो आता है। प्लस साथ में एक पॉइंट हमें याद रखना है कि सेकंड हाईएस्ट, या अगर हम बात करें सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है आफ्टर जननपित अवार्ड। तो जननपित अवार्ड के बाद जो है वो ये दूसरे नंबर पर जो है वो हाईएस्ट जो है वो लिटरली ऑनर है। देन एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 22 लैंग्वेजेस में आपका जो काम होना चाहिए, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है। प्लस यहाँ पर जो है वो आपका इंग्लिश और राजस्थानी को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि टोटल कितनी है 24 लैंग्वेजेस जिसमें जो है वो आपका जो वर्क होना चाहिए। याद रखना इंग्लिश और राजस्थानी यहाँ पर इंक्लूड की गई है। देन उसके बाद 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर, ये कहाँ पर इनाग्रेट हुआ है? फरीदाबाद। ये इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है और सूरजकुंड यानी कि सूरजमल के साथ जो है वो ये लिंक करता है। हरियाणा में जो है वो ये जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देन उसके बाद इबोला वायरस अगर हम बात करें न्यूज़ में क्यों है, तो फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल जो है वो युगांडा ने इन कोलैबोरेशन विद WHO जो है वो शुरू कर दिया है। ये जो इबोला वायरस है इसको डिस्कवर किया गया था 1976 में। कहाँ पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर हम इसके होस्ट की बात करें, नेचुरल होस्ट, तो वो है फ्रूट बैट। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। प्लस साथ में यहाँ पर हमें जो पॉइंट याद रखना है वो ये कि फर्टिलिटी रेट जो है वो 50% है। 50% जो फर्टिलिटी रेट है। देन उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI, ये काफ़ी न्यूज़ में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 साल के बाद जो है वो रेपो रेट को चेंज किया गया है। 0.25 बेस पेयर्स जो है वो कम किए गए, यानी कि पहले जो है वो 6.50 था, 5 साल से वही चला आ रहा था, लेकिन अभी कितना है 6.25%। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्लस साथ में जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जाओ भारत की जो GDP है वो 6.7% रहेगी। यानी कि RBI क्या कह रहा है कि भारत की GDP कितनी रहेगी? 6.7%। देन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनाई गई थी। जो RBI एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की गई थी और अमेंडमेंट कहाँ पर की गई है? 45 ZB जो सेक्शन है RBI एक्ट 1934 का, उसमें अमेंडमेंट की गई है। RBI को बनाया गया है 1935 में अंडर द RBI एक्ट 1934। GDP की अगर हम बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक करेंसी इन अ डोमेस्टिक कंट्री इन अ गिवन ईयर। देन उसके बाद मेंबर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 6 मेंबर्स होते हैं टोटल और इनका टेन्योर जो 4 ईयर रहता है। थ्री जो है वो RBI की साइड से होते हैं और 3 जो है वो गवर्नमेंट की साइड से होते हैं। प्लस याद रखने की जो RBI का जो गवर्नर होता है वो ड्यूटी, RBI का जो गवर्नर होता है वो एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे RBI के गवर्नर कौन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम USA, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर अगर हम बात करें जो लीगली जो है वो एक तरह से इलीगल तरीके से जो माइग्रेंट US में गए और फिर अभी डिपोर्ट किए गए हैं, तो उसको लेकर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम रिसेंटली बात करें तो 104 जो है वो भारतीय लोग जो कि US में थे, इलीगल तरीके से एंट्री किए थे, वो अभी वापस डिपोर्ट किए हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये अपडेट किया है कि 15,000 से ज़्यादा जो है वो डिपोर्ट हो चुके हैं भारत में अभी तक। और इसमें गुजरात, आपका पंजाब और हरियाणा, इस रीजन के ज़्यादा लोग बिलोंग कर रहे हैं। और एंट्री डोंकी रूट्स के थ्रू करते हैं, डोंकी वीज़ाज के थ्रू, यानी कि USA पहुंचते हैं कैसे? लेटिन अमेरिकन जो रूट्स है उनके थ्रू, यानी कि पहले क्या करते हैं, ऐसे लेटिन कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं फिर वहाँ से US में मूव करते हैं। तो इसकी वजह इसको एक तरह से इलीगल जो है वो माना जाता है, इलीगल वे है ये US में एंट्री करने का। और कंसर्न इसके रिगार्डिंग फिर अगर हम बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक तो रहता है इशू। देन उसके बाद अगर मान लीजिए आप डोंकी रूट के थ्रू जा रहे हो और आप लेटिन अमेरिका गए, देन वहाँ से US गए, तो उस केस में अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है तो उस केस में फिर जो है वो आपकी बॉडी जो है वो वापस नहीं दी जाएगी।
यहाँ पर रीजंस अगर हम बात करें कि क्यों जो है वो इलीगल माइग्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो देखो एक तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, सेकंड उसका लिमिटेड लीगल रूट, जो लीगल रूट है वो लिमिटेड है और बहुत कॉस्टली भी है। सक्सेस कल्चर है कि अभी एक ट्रेंड भी बनता जा रहा है कि फॉरेन ट्रिप पर जाना है, फॉरेन काम करने जा रहा है, तो वो एक ट्रेंड भी बनता जा रहा है। और थर्ड पॉइंट आप या फोर्थ पॉइंट आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है। फिर उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कैबिनेट ने अभी रिसेंटली क्या किया है, एक्सटेंड किया है 3 साल के लिए कमीशन को बनाया गया था पहली बार 1994 में। ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, यानी कि सफाई कर्मचारी एक्ट के अंडर ये बना है। इसमें जो टारगेट है, सरकार को ये रिकमेंडेशन देते हैं टूवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ इनक्वालिटीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, पहला पॉइंट। साथ में मैनुअल स्कैवेंजिंग के रिगार्डिंग जितने भी चैलेंजेस रहते हैं, या मैनुअल स्कैवेंजिंग की अगर हम बात करें तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है वो ये कमीशन बहुत एफर्ट करता है। प्लस हमें याद रखना है कि अनटचेबिलिटी को जो अबॉलिश किया गया है दैट इज़ अंडर द आर्टिकल 17, और आर्टिकल 18 में क्या इंक्लूड है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है रिस्ट्रक्चर करना है किसको, स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है, इसको जो है वो रिस्ट्रक्चर किया है, प्लस साथ में एक्सटेंड किया इसका टेन्योर 2060 तक, यानी कि 2026 तक जो है वो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो काम करेगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, और यहाँ पर टारगेट सरकार का ये है कि स्किल जो है वो प्रमोट करना है अमंगेस्ट द इंडियंस, स्पेशली द यंगर इंडियंस की अगर हम बात करें, यंगस्टर्स की अगर हम बात करें। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी आर इन डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज, हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, स्पेशली यंगस्टर्स की अगर हम बात करें। देन उसका नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संविधान में मेंशन है। अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और आर्टिकल की अगर हम बात करें जिसमें ये मेंशन है दैट इज़ आर्टिकल 338A। 89th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 का, जिसमें जो आपका 338 की अगर हम बात करें, यहाँ पर दोनों जो है वो साथ हुआ करते थे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में ही जो है वो शेड्यूल ट्राइब भी थे, लेकिन आपका 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में सेपरेट कर दिया गया था। देन कंपोजिशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टेन्योर जो है वो 3 साल का रहेगा, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ पर जो पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है उस पर चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, मेंबर्स होते हैं। तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर, इन तीनों का जो टेन्योर रहेगा, यानी कि ईच चेयरपर्सन का भी 3 साल का, वाइस चेयरमैन का भी 3 साल का, और मेंबर्स का भी 3 साल का। प्लस जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, इसके पास जो है सिविल कोर्ट की पावर्स होती है, यानी कि ये वर्क करता है नेचुरल जस्टिस के फिनोमेनन पर, पहला एक पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद ध्यान रखने की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। रिपोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क, ये आसाम में है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बाउंडेड बाय द रिवर्स ब्रह्मपुत्र, लोहित और दिब्रू। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वेजिटेशन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, और डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो ऑफ सीजन में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। फौना की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, जंगल कैट और वन हॉर्न रियानो भी जो है वो यहाँ पर फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट आता है दैट इज़ राजाजी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 200, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है। आर्टिकल 200 के रिगार्डिंग, यानी कि गवर्नर की पावर होती है जब भी उसके पास कोई बिल आता है स्टेट लेजिस्लेचर के बाद, जो पास होने के बाद, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर पास कर देगा, फिर उसका बिल पहुंच जाएगा गवर्नर के असेंट के लिए। तो गवर्नमेंट के जो गवर्नर है उसके पास अंडर आर्टिकल 200 जो वो कुछ ऑप्शंस होते हैं, या तो वो असेंट दे देगा बिल को, या वो विदहोल्ड करेगा, या फिर वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेगा अगर वो मनी बिल नहीं है। अगर मनी बिल है तो फिर उसको असेंट देनी पड़ेगी। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी रहता है कि बिल जो है वो रिजर्व करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है फाइनली। तो यहाँ पर ये इस वजह से न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि गवर्नर जो है वो बिल रिजर्व कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो देन उस वजह से जो है वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला है अभी। काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ध्यान रखना। और स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर डुअल पॉलिटी है, दैट इज़ आर सेलिएंट फीचर कि हमारे वहाँ पर क्या है, डुअल पॉलिटी है। प्लस लेकिन सिंगल जो है वो हमारे पास क्या है, सिटीजनशिप। तो ये भी हमें याद रखना है कि सिटीजनशिप कैसी है, हमारे पास सिंगल है।
प्लस आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया है, दैट इज़ कौन सा आर्टिकल जो है वो सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, एक तो ये, प्लस साथ में उसके बाद आपको बताना है कि जो इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जो जुडिशियल सिस्टम है वो यूनिटरी फीचर है या फिर फेडरल फीचर है, वो यूनिटरी फीचर है या फिर फेडरल फीचर, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद एट द एंड हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, और ये आर्टिकल्स मैच द फॉलोइंग में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ट्रिक भी जो है उनको इसी तरह से याद करने की रहेगी, लेकिन जितने बार आप पढ़ोगे उतनी बार जो है वो याद होगा। तो अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 76 में मेंशन्ड है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ये ऑफिस को होल्ड करते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिस ऑफ द इंडिया जो है वो कहा जाता है। सीएजी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 148 पब्लिक पर्स का गार्डियन इनको कहा गया है। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें आर्टिकल 280, यूपीएससी की अगर हम बात करें तो 315, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 324, इसको करेक्ट करना 324 होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन सभी की अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। रिमूवल अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल को छोड़कर बाकी सभी इंडिपेंडेंट ऑफिस है जो है वो रिमूवल रेजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट से पास होगा, देर आफ्टर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करते हैं। आई होप जितने भी करंट अफेयर हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।